टर्मित। ओके, तो अब ये एक जेल है जिसका नाम है अंडमान की सेलुलर जेल। इसकी जेल के बारे में कहा जा सकता है ना कि नाम तो सुना ही होगा टाइप का मसला, सबने सुना होगा, अंडमान की सेलुलर जेल। और ये जो सेलुलर जेल है भाई, इसको सेलुलर क्यों कहा जाता है? सेल क्या होता है? सेल वैसे तो बैटरी वाला सेल भी होता है, लेकिन सेल का मतलब होता है कोशिका, ठीक है ना, कोशिका। सेल क्या है? कोशिका। और उसी से ये बना हुआ है सेल्यूलर, यानी कोशिकीय जेल, अंडाकार है, ठीक है, कोशिकाओं जैसी अंडाकार, कोशिका जैसी संरचना, अंडाकार पूरी जेल और कोशिका जैसी संरचना, और ऐसी इसकी कोठरियां बनाई गई, ठीक है, इसकी इसी प्रकार की कोठरियां बना दी गई थी। तो चूंकि ऐसा कहा जाता था कि समुद्र पार हमें नहीं जाना चाहिए, यानी हिंदुओं के अंदर यह मान्यता थी कि समुद्र पार करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और ये अंडमान के आसपास, ये जो द्वीप था अंडमान, उसके आसपास का जो पानी है वो देखने में हमारे दृष्टि भ्रम की वजह से काला दिखाई देता था। तो काला पानी की, जहां पर काला पानी है वहां पर भेज दिया जाता है। अब पानी तो नीला है, पहली यातना तो यही सुन करके ना हो जाती थी भैया कि साला काला पानी कैसा होता है, कीचड़ वाला काला काला पानी हमको वहां है, ठीक है। तो काला पानी अपने आप में खौफ का नाम बन गया। ये जेल 1896 में शुरू करवाई और 1906 में जाकर ये कंप्लीट हो गई। तो 1906 के बाद इसमें कैदी भेजे जाने लगे। कौन? जो सबसे ज्यादा मतलब उपद्रवी किस्म के लोग हों। ज्यादातर अंडमान की सेलुलर जेल में क्रांतिकारियों को भेजा जाता था, जो किसी गुप्त हिंसक कार्यवाही में लिप्त होते थे। इसीलिए कभी कभी ये सवाल किया जाता है कि भाई गांधी जी को, नेहरू जी को और बाकी सारे लोगों को आखिर काला पानी क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि यहां पर ज्यादातर क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त लोग भेजे जाते थे, ठीक है ना। तो यहां क्या हुआ कि इसको भेज दिया गया, और इसका नाम मैंने बताया कि डिजाइन ही इस तरीके की ऐसी है। फिर ये जो पॉइंट है, हर कैदी की एक कोठरी, एक दरवाजा, कोई खिड़की नहीं, ऐसा है। इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो है, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, मान लो ये 4 सेल है, यानी 4 कोशिकाएं बना दी गई इसके भीतर। यहां पर आपका जेल वाला जो टिपिकल दरवाजा होता है ना, वो दरवाजा है। मान लो ये 3 पे ही बात कर लेते हैं, ये दरवाजा है, और ये जो दरवाजा है एंट्रेंस यहां से, ठीक है, इस एंट्रेंस की तरफ यहां पर एक दीवार है। बात समझ लो, इसको समझ लो तुम। ये मैं कहता हूं ना, जब चीजें समझ में आ जाती है तो सब याद रहता है तुमको। कैदी यहां से लाए जा रहे हैं, और ये क्या है? जो है ऊंची दीवार है, ऊंची दीवार है, और ये सब तरफ से बंद है, सब तरफ से। ये सीखचों से उसको अंदर भेजा गया, और सीखचों के अंदर 6x3 जितना बेड होता है, लगभग उतनी जगह जो है इसके अंदर आपको मिलती है, ठीक है। और यहां पर आपको ला करके रख दिया जाता है। इधर से सब बंद है, पत्थर से बनी हुई दीवारें हैं ऐसी, और सामने से ये जो जेल के सीखचे होते हैं ना, ऐसे वाले, ठीक है ना, लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट कोमल, है ना, लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट, कभी कभी इसको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी बोलते हैं। तो ये दोनों कोमल यहां पर बात करते थे। तो ये जो जेल है ये सब तरह से बंद है, सीखचा है, अब सीखचे की तरफ से खुली हुई है यहां पर। अब सीखचा पकड़ के खड़े हो, उसके सामने दीवार। अरे यार, मतलब तुम लोगों ने कभी कभी ये सोचा है, तुम कभी आंख बंद करके चले हो? मेरी आदत थी कि जब मैं किसी खुले मैदान में होता था, सड़क पर चलेंगे तो जरूर लड़ जाएंगे, तो मुझे लगता था कि जो लोग मतलब विजुअली चैलेंज्ड हैं उनको कैसा लगता होगा। तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था और मैदान में चलता था। थोड़े समय के बाद आपको डर लगना शुरू होता है। मतलब आपको संवेदनशील बनना है कि जिनको नहीं कुछ दिख रहा है वो कितना अंदर से, कितना बड़ा ट्रॉमा है उनके भीतर। मतलब एक संवेदनशीलता कि हाँ भाई हम समझ सकते हैं, हालांकि समझ ही सकते हैं, बाकी तो वही जो है जानते हैं। तो अंधेरा, आपको कभी कभी मन करेगा जैसे कि हम आसमान देख लें, थोड़ा सा आसमान देख लें। ये आदमी की फितरत है भाई कि वो आसमान देखेगा, जमीन देखेगा। और इसी वजह से जो समुद्र के अंदर यात्राएं होती थी, वो यात्राएं, उसमें जैसे ही समुद्र के अंदर गहरे चले जाते थे लोग, तो उनको तुरंत एक बीमारी जैसी हो जाती थी, उसको कहते थे सी सिकनेस। सी सिकनेस। समुद्र में थोड़े समय के बाद आपको लगता है भैया डब्बा पीट दो, अपना खोपड़ी पीट दो कि जमीन कहां है यार, एक जहाज में बैठे हो, समुद्र दिख रहा है, मुझे जमीन चाहिए, मैदान चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी आदत है। खैर, तो यहां से क्या है, ऊंची दीवार है, कुछ नहीं दिखता, ना परिंदे दिखेंगे, ना मतलब चिड़िया दिखेंगी, ना आसमान दिखेगा, ना बादल दिखेगा, ना सूरज दिखेगा आपको। जब सेल के बाहर जाएंगे आप, तो आपसे बहुत तरीके के काम करवाए जाते थे, और उसमें जो है ना कठोर श्रम भी शामिल था। जैसे तेल का कोल्हू चलाना, कोल्हू का बैल तुम लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कोल्हू का बैल, यानी कोल्हू में बैल जोते जाते थे। यहां पर कोल्हू में कैदी जोत दिए जाते थे तेल निकालने के लिए। फिर कुछ सरल काम होते थे, रस्सी बनाने जैसे, पत्थर तोड़ना, फर्नीचर तैयार करना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम जेल के अंदर करना, खेती करना, इस तरीके की बहुत सारी गतिविधियां जो जेल में होती हैं। तो कठोर काम भी है और सरल काम भी है। यहां सावरकर आए, बारिंद्र घोष आए, बटुकेश्वर दत्त, योगेश चंद्र बटुकेश्वर दत्त नहीं आए, ये गलत लिखा है इसमें, ठीक है, नहीं, थोड़े समय के लिए आए, ठीक है, थोड़े समय के लिए आए। योगेश चंद्र चटर्जी आए, बहुत सारे क्रांतिकारी यहां पर आए। इतनी यातना थी। एक कैदी जो ये योगेश चंद्र चटर्जी जिनका नाम लिखा हुआ है, उन्होंने मतलब वृत्तांत लिखा है कि काला पानी का जीवन कैसे होता है। एक व्योमेश चंद्र नामक एक 18 साल का क्रांतिकारी लड़का,
उसने धीरे धीरे अपनी शर्ट के नीचे का कपड़ा निकाल निकाल के एक रस्सी बनाई, क्योंकि रस्सी नहीं स्मगल करने देते थे। उसको लगा कि यहां जीवन जीने से बेहतर है मर जाना, लेकिन मारेंगे तो नहीं, क्योंकि सजा तो उम्र कैद की दी है। तो उसने अपने कपड़े से बुना और बुनकर के अपनी सेल के अंदर चुपचाप एक जो है जगह पर उसको लटकाया और लटका करके फांसी लगा ली। लोग फांसी लगाना पसंद करते थे काला पानी जाने के से। अरे फौजिया कह रही है कि जेल का क्या मतलब है, बताओ हद है। जेल तो पता ही तुमको, जहां कैदी बंद किए जाते हैं, ठीक है, जहां कैदी बंद किए जाते हैं। अपराधी नहीं, केवल अपराधी नहीं बंद होते, राजनीतिक कैदी भी बंद होते हैं, अंडर ट्रायल भी बंद होते हैं, इसलिए अपराधी नहीं कैदी बंद होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये जो है सावरकर वहां पहुंच गए। तो अंडमान की सेलुलर जेल पर कभी भी एक सवाल बन सकता है, क्योंकि वो चर्चित ये जगह है। तो एक चीज यही है कि भाई 1906 में अंग्रेजों ने बनाई, सावरकर उसके अंदर थे, ठीक है ना। सेलुलर कोशिका की वजह से छोटी 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 ऐसी सेल्स बनी हुई थी, जिसको वो कहा जाता था कि सेलुलर जेल है, अंडाकार जेल हुआ करती थी, कठोर श्रम करवाया जाता। अब सावरकर इस जेल में रहे तकरीबन 10 साल, और उसके बाद में उन्होंने कुछ जो है क्षमा पत्र लिखे, और उसके बाद रत्नागिरी में उनके घर में उनको नजरबंद कर दिया गया। आखिरकार नजरबंदी वगैरह सब खत्म हुई 37 में, और हिंदू महासभा से वो जुड़ गए, और हिंदू महासभा से आगे उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। कुल मिला के जब वो बाहर आए तो स्वतंत्रता आंदोलन से उन्होंने अपनी दूरी बना ली। लेकिन हम सब जानते हैं, जो हम पढ़ भी चुके हैं, कि 1857 की क्रांति को इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और आज जो एक टर्म बहुत प्रचलित है वो है हिंदुत्व, उसको जो है सावरकर ने ही क्वाइन किया था, यानी सावरकर ने ही उसको बनाया था, ठीक है ना। चलो, तो एक बार जरा इसको लिखो, मैं हट जाता हूं, 30 सेकंड्स ले लो अगर कुछ छूट गया हो। अच्छा अच्छा, इस जेल का क्या महत्व है, ये फौजिया ने लिखा, अभी बताता हूं। ठीक है, कर लिया तुमने। चलो, तो अभी एक चीज, ये जो है इसको अंडमान की सेल्यूलर जेल। बेटा महत्व, अंग्रेजों ने क्या किया, और बाद में अमेरिकियों ने भी दुनिया भर में कुछ बदनाम जेलें बनाई। बदनाम जेलें क्या है? जेल जहां पर हम सबसे दुर्दांत जो कैदी हैं, ठीक है ना, सबसे दुर्दांत कैदी जो हैं उनको वहां भेज दिया जाता था, इन जेलों के अंदर, ठीक है ना। और उसी तरीके की एक जेल भारत के अंदर उन्होंने बनाई थी, अंडमान की सेलुलर जेल। कि सामान्य जेलों में नहीं, पूरे देश में जेलें थी, लेकिन कुछ एक कैदियों को, खासतौर पर मैंने कहा कि क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित कैदियों को अक्सर जब काला पानी या आजीवन कारावास दिया जाता था तो सबक सिखाने के लिए अंडमान भेज दिया जाता था। ऐसी एक जेल बर्मा में मंडालय की जेल थी, हमने देखा ना, लोकमान्य तिलक को मंडालय भेज दिया गया। आज दुनिया की सबसे बदनाम जेलों में से एक जेल अमेरिका ने बनाई हुई है, ग्वाटेमाला में। उस जेल में ना जिसको भेज दिया जाए वो समझ लीजिए कि उसको जहन्नुम में भेज दिया गया है, ठीक है ना। अब यहां जो है, यहां हम आ जाते हैं अपने सवाल जवाब पर, ठीक है। लेकिन एक काम ये भी कर सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पर 2-3 बातें और करनी है, उसको कर लें, फिर आगे बढ़ें। जब हम होम रूल की तरफ मूव करें तब वो क्लास लें, वरना फ्लो बार बार टूटता है, इसीलिए थोड़ा सा मैं अभी फोकस करता हूं क्लास के ऊपर। चलो ये कर लेते हैं। ये जो 1-2 बातें आ रही हैं कि देखो, ये इतिहास का हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि 60 रुपए की पेंशन सावरकर को अंग्रेजों की तरफ से मिलने लगी थी, ये उनके ऊपर एक आरोप लगाया जाता है, और इसके जो है ऐतिहासिक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए ही जाते हैं, ठीक है। या 5 बार उन्होंने याचिकाएं लिखी, जो जिसे क्षमा याचिका कहते हैं, वो याचिकाएं भी उन्होंने डाली। लेकिन वो जो मर्सी पिटीशंस होती थी, वो मर्सी पिटीशन बड़ी आम बात होती थी। जैसे होता ना कि ये कानून है, अगर आपको थोड़ी सी भी सजा में रियायत चाहिए तो आप एक मर्सी पिटीशन आप दे दीजिए। तो कई सारे जो है नेताओं ने मर्सी पिटीशंस वगैरह दी हुई है, ठीक है। अभी बेटा कोई भी जो जेल है वो बदनाम जेल नहीं है, क्योंकि बदनाम जेल सावरकर जहां गए, मतलब अंडमान जिसका हमने जिक्र किया, अंडमान भी जो है वो अब स्मारक है, ठीक। तो जेल जो है ना उसको बदनाम नहीं, अब तो जेलें जो है ना सुधार गृह की तरीके से बनाई जाने लगी। हालांकि जेल जेल होती है, उसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम अंग्रेजों से तुलना करें तो भाई अभी तो कोई बदनाम जेल हमारे यहाँ नहीं है। अब चलो, हम लोगों ने यहां पर एक बात और देखनी है कि यहां तो हो गया देश में गतिविधियां, लेकिन उन्होंने क्या बात की थी कि जो सावरकर की गिरफ्तारी है वो कहां हुई थी, लंदन में, याद है ना, लंदन में, यानी विदेश पहुंच गए थे। इसके पहले बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको देश निकाला दे दिया गया, ठीक है। अच्छा ठीक है गायत्री, कर लो बेटा कर लो, फिर ही बात करते हैं, उस पर समझाते हैं। लिख लो, 1 मिनट दे रहा हूं, इसको पूरा कर डालो। कर लो, मैं यही हूं। हो गया मेरे ख्याल, ठीक है। चलो, तो मैं क्या कह रहा था कि सावरकर कहां चले गए, सावरकर चले गए थे लंदन। तो ऐसे बहुत सारे जो नेता हैं जिनको निर्वासित कर दिया गया वो सब विदेश में चले गए। अब यार
जिसको कहते हैं ना कि एक बार जब स्वतंत्रता संग्राम में दिल लग गया, जब देश को आजाद कराने की मन में लालसा आ गई, तो हमें बाहर निकाल दोगे तो हम बाहर भी वही करते रहेंगे। वही हुआ है। जैसे रास बिहारी बोस का जिक्र आया क्रांतिकारी आंदोलन में ना, उनको वो चले गए छोड़ के देश, क्योंकि देश में नहीं रह सकते थे, और कहां पहुंच गए? जापान। तो जिंदगी भर रास बिहारी बोस कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। वही हाल सावरकर का है, और सावरकर जैसे कई सारे नेताओं का है। और यहां आपके लिए ये जानना महत्वपूर्ण है, ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण चीज है कि यहां पर विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का विकास कैसे हो रहा है। यहां सेंटर क्या है? जाहिर सी बात है, इंग्लैंड सबको जाना था, यूरोप के कुछ अन्य हिस्सों में भी, अन्य देशों में भी जाते थे, और अमेरिका। ये तीन मेजर सेंटर्स बन गए कि यूरोप है, यूरोप के अंदर इंग्लैंड है, और तीसरा अमेरिका। साबरमती जेल मेरे 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, निक देसाई बढ़िया, मैं तो साबरमती आश्रम में भी रुका हूं। चलो, तो ये तीन सेंटर हमारे बन गए, एक इंग्लैंड में, यूरोप में, और तीसरा अमेरिका में। यूरोप के अंदर ही इंग्लैंड है, लेकिन वो सेंटर अलग और बड़ा था। अब यहां पर लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर और लाला हरदयाल। लाला हरदयाल अमेरिका भी सक्रिय होते थे, यूरोप भी सक्रिय होते थे, कई सारी जगहों पर जाकर सक्रिय होते थे। और कुछ अन्य देशों में मैडम भीखाजी कामा और सरदार अजीत सिंह, यानी भगत सिंह के जो चाचा थे। कभी कभी अजीत सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, लेकिन भतीजा ऐसा काम कर गया कि चाचा को लोग भतीजा के नाम से याद रखने लग गए। कौन? भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह। ये सारे लोग थे। इन क्रांतिकारियों के बारे में देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना निम्न में से किस क्रांतिकारी ने की? आप उसमें सावरकर का नाम आने पर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम आपको याद रखना है। इनकी अस्थियों को अभी श्याम जी कृष्ण वर्मा की भारत लाया गया, ठीक है ना। दूसरा, एक पत्रिका ये निकालते थे, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, भारतीय समाज शास्त्री के नाम से, ठीक है। और सावरकर के बारे में हम लोग पहले ही बहुत विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। इसी इंडिया हाउस में, ये केंद्र बन गया इंडिया हाउस, इसी इंडिया हाउस में सावरकर जुड़ गए जाकर के इन गतिविधियों से। और 1909 में यहीं पर गांधी और सावरकर की एक मुलाकात भी होती है, और उस मुलाकात में यह स्पष्ट हो जाता है कि गांधी और सावरकर की जो सोच है वो अलग अलग है। हमारे भारत में कौन सा सबसे खतरनाक जेल है जो प्रेजेंट टाइम में? देखो, खतरनाक जेल अभी कोई नहीं है, मैंने बार बार कहा है, अब सभी जेल है, और हिंदुस्तान में जेल मैनुअल है। सबसे अच्छी जेल पूछो तो मैं कहूंगा तिहाड़ जेल है, जिसको तुम लोग सुनते हो कि जो है तिहाड़। तिहाड़ जेल के अंदर आपको वो सारा, चूंकि राजधानी में है और किरण बेदी वगैरह तिहाड़ में ही थी, तो इतनी सारी गतिविधियां होती हैं, ठीक है ना, इतने सारे सुधारात्मक कार्यक्रम हैं, बहुत सारी चीजें। अभी मुझे एक बच्चा मिला, उसने बताया कि सर हम जो किशोर जेल होती है कश्मीरी गेट के पास में, बच्चों की जेल भी है, जो व्यस्क नहीं होते उनको सुधार गृह में भेजा जाता है, किशोर गृह में भेजा जाता है। तो उनके साथ वो लोग बच्चे नाटक कर रहे हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनको नाटक करवाते हैं, स्क्रिप्ट सुनाते हैं, बहुत तरीके की स्क्रिप्ट वगैरह सब बनती है, सारी चीजें होती हैं। तो तिहाड़ जेल के अंदर इतनी सारी गतिविधियां होती है, ये कोशिश की जाती है कि कैदियों को सुधारने का प्रयास हो, ना कि उनको यातना का प्रयास हो। अब देखो, मूल रूप से ये चीज, जेल कोई अच्छी जगह नहीं है, मैं ऐसा वर्णन कर रहा हूं कि सर थिएटर करना जेल चला जाऊं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना। जेल जेल होती है। यहां पर जब मैं तुलना कर रहा हूं तो अंग्रेजों के जमाने की जेल और अंग्रेजों के जमाने के जेलर, ठीक है, शोले पिक्चर कहता है मैं अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूं, तो वो जो बताता है ना कि मैं जेलर हूं, मुझे सीरियसली लो, तो अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूं, एकदम खूंखार होते थे। अभी तुम्हें बताऊं, कल हम लोग मैं अपने प्रोफेसर के साथ बैठा हुआ था, जिन्होंने भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जैसी किताब लिखी है, आप लोगों ने, आप लोग जो पढ़ते हो, तो वहां उन्होंने कभी इंटरव्यूज लिए थे आज से तकरीबन 50 साल पहले। उसमें एक कांग्रेसी नेता है, उन्होंने बताया कि हम लोगों को जेल में ले जाया गया और एक दिन कहा गया कि सारे लोग मैदान में आओ, ठीक है ना, सारे लोग मैदान में आओ। तो हम सब मैदान में चले गए। फिर एक कैदी को बुलाया गया, उसको बीच में बिठाया गया, केवल नेकर में, ठीक है, और फिर उस पर फ्लॉगिंग शुरू हो गई, लाठियां बरसानी शुरू की जेलर ने, बहुत मारा, एकदम थक गया, एकदम थक गया। और थकने के बाद में ये कहा गया कि भैया ये मिसाल है कि अगर कुछ भी गड़बड़ करोगे तो ऐसे ही पीटे जाओगे। हुआ क्या था, ये क्रांतिकारी था लड़का, तो जेल में कोई अधिकारी गया उसकी सेल के अंदर कुछ कहने, तो उसने जूता निकाल के उसको वहीं पीट दिया था। तो सबक सिखाने के लिए जेल के बाहर लाया और बहुत पीटा। पिटाई अभी भी सब चलती है। चलो जेल से आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट डॉक्टर सावरकर के बारे में देख चुके। कर्नल वाइली की हत्या किसने की? मदनलाल ढींगरा, ठीक है, मदनलाल ढींगरा, और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। ये ध्यान रखना कि कर्नल वाइली, ऊधम सिंह, इनमें सब में कंफ्यूजन होते हैं, वो कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा जब आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और लाला हरदयाल भारत में भी गए, एक समय के लिए यूरोप में भी थे, अमेरिका में भी गए, और अमेरिका से इनको इसलिए ज्यादा पहचाना जाने लगा क्योंकि आगे चल करके ये गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने कर ली, ठीक है ना, गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने कर ली। अब देखो जरा, आप कुछ समझते हैं, ये भारत के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन का विकास तो हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन दुनिया के तमाम सारे देशों के भीतर भारतीय लोगों को भेजा भी जा रहा है, ठीक है ना, जा रहे हैं। क्या है? अप्रवासन, ठीक है, जिसको माइग्रेशन हम लोग कहते हैं। तो भारत के कई सारे केंद्रों से माइग्रेशन होते हैं, माइग्रेशन हो रहे हैं, ठीक, अलग अलग दिशाओं में लोग निकल निकल करके जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा ना कि इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर, गिरमिटिया मजदूरों के तौर पर जा रहे हैं, यानी एग्रीमेंट करके अंग्रेजों के साथ जा रहे हैं, अंग्रेजी फर्में हैं, कंपनियां हैं, उनके साथ लोग चले जाते हैं। तो ये बहुत तरीके के माइग्रेशन हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? अप्रवासन। अप्रवासन, ये
लोग निकल निकल के दूसरे देशों में बस रहे हैं। अभी की तरह नहीं बस रहे हैं कि भैया खुशी खुशी जा रहे हैं। ये जाते थे वहां पर कोई ना कोई काम करने के लिए। जैसे हम जानते हैं ना कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हैं, तो वहां बहुत सारे भारतीय पहले से ही मौजूद हैं। कैसे मौजूद हैं? क्योंकि वहां पर एक समय में माइग्रेट करके बहुत से भारतीयों को ले जाया गया है गिरमिटिया मजदूर बनाकर। यहां पंजाब है, और पंजाब से जो माइग्रेशन होता है वो होता है कहां? आज भी आप जानते हो, कनाडा। कनाडा, तो पंजाब, कनाडा और सिखों का ये अंतर संबंध नया नहीं है, ठीक है ना, नया नहीं है, ये अलग अलग है। एक मतलब जो है ये पुराने समय से अलग अलग, इनको हम समझेंगे जब प्रवासन को समझेंगे, लेकिन पंजाब और कनाडा इनका एक संबंध आपको दिखाई देता है। तो कनाडा यहां पे जाहिर सी बात है कौन जाता है? जा रहे हैं ये सिख। तो बहुत सारे सिख कनाडा में जाकर के बसना चाह रहे हैं। लेकिन कनाडा में इतने जो है सिख पहुंच गए थे कि 1908 में उसने एक नई माइग्रेशन पॉलिसी बना दी, और उस नई माइग्रेशन पॉलिसी से उसने कहा कि हम तब तक कनाडा नहीं आने देंगे किसी को भी जब तक वो सीधा कनाडा नहीं आए, मतलब किसी देश में रुके नहीं। होता है ना कि ऐसी शर्त लगा दो जिस शर्त को कोई पूरा नहीं कर पाए, ठीक है ना, उसको पूरा नहीं कर पाए। इतनी लंबी दूरी भारत से कनाडा तक कैसे पूरी की जा सकती है बिना कहीं रुके? तो सीधे कैसे आ सकता है? लेकिन ये पॉलिसी बन गई नई, जो है अप्रवासन नीति आ गई 1908 में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब भाई लोग तो लोग हैं, अप्रवासन नीति बन गई है, भारत की स्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं है, लोग कनाडा में बसना चाहते ही हैं। आज भी तुम हरियाणा जब घुसोगे और पंजाब जाओगे, तुमको जाते ही बड़े बड़े ग्लोसाइन बोर्ड्स दिखने लग जाएंगे, ठीक है, यूके बस जाओ, कनाडा बस जाओ, अमेरिका बस जाओ। आज भी जैसे ही आप ऊपर पंजाब की तरफ बढ़ो, वहां पर एकदम कनाडा 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 शुरू हो जाता है, कनाडा जाना है सबको, ठीक है। और कनाडा के अंदर जो है सिख, उनको लेकर के बहुत सारी कहानी आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये नई अप्रवासन नीति बन गई। लेकिन यहाँ क्या है कि भाई सिख है, कह रहे हमें तो जाना है भाई। तो क्या हुआ कि एक जापानी जहाज है, ठीक है, एक जापानी जहाज, वो जहाज जो है वो यहाँ पे सिख यात्रियों को लेकर के निकला। ये इसका नाम था, जहाज का नाम था कामागाटा मारू, ठीक है, ये जहाज का नाम है, ठीक। और ये जहाज कामागाटा मारू नाम जो है वो क्या है? जापानी है। तो एक जापानी जहाज है, इस जहाज में जो है सिख बैठे, तकरीबन 376 भारतीय यात्री थे इसमें, कुल यात्री इसमें 376 थे, अधिकतर इसमें सिख ही हैं, ठीक है, अधिकतर सिख हैं। तो ये जो सिख हैं ये सब इंतजार कर रहे हैं कि हम कनाडा जाएंगे। और कलकत्ता, जिसको बजबज भी कहा जाता था, उस बंदरगाह से, कलकत्ता का ये बंदरगाह है बजबज, ठीक है, बजबज कलकत्ता, यही सब नाम याद रखने, कलकत्ता का एक जो बंदरगाह है, ठीक है। अंदर बहुत सारे नाम हुआ करते थे, तो उसमें से एक जो है जहां से जहाज निकलते थे उसको बजबज कहा जाता। तो बजबज से ये जहाज चला, ये जहाज कनाडा रवाना हुआ। क्या हुआ? बजबज से कनाडा जा रहा है, और कनाडा में 1908 में नई अप्रवासन नीति बन गई है। और नई अप्रवासन नीति जो है वो क्या कर रही है कि उसने कहा कि हम भारत में आपको आने देंगे नहीं। तो वहां पर उन्होंने उनको रोक दिया कनाडा के अंदर, और उनको वापस भेज दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारी नई नीति के हिसाब से आप तो रुकते रुकाते इधर उधर आए। कहां रोका? वैंकूवर में, ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में इसको रोक दिया। कहां रोक दिया गया, इसको ध्यान रखना है, वैंकूवर में रोक दिया, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया, अभी लिखवाएंगे तो लिख लेना, ब्रिटिश कोलंबिया में इसको रोक दिया गया। अब रोका गया, 2 महीना रोक दिया। अब पानी के जहाज से नीचे नहीं उतरने दे रहे। अब कितनी दिक्कत होती है, राशन खत्म है, पानी खत्म है, संसाधन खत्म है, गंदगी हो गई है, उसका डिस्पोजल होना है, लोग परेशान है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है 2 महीने तक लगभग वहां पर खड़े रहे। उसके बाद इसको दिया गया वापस भेज। जब ये कलकत्ता पहुंचे तो अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको हिरासत में ले लेंगे, ठीक है, हिरासत में ले लेंगे। यहां पर झगड़ा शुरू हुआ। कप्तान थे इसके बाबा गुरदित्त सिंह, और वो जो है गुरदित्त सिंह ने कहा कि नहीं, हम लोग जो है अभी आपके संग झगड़ा करने को तैयार। भैया झगड़ा वगड़ा हुआ, उसमें जो है गोली चल गई, अंग्रेजों ने गोलीबारी कर दी, मर गए 19 लोग। इसको कहा जाता है, इस घटना को कामागाटा मारू प्रकरण, ठीक है, जिसने कि अचानक से जो गदर आंदोलन था उसकी एक नींव तैयार कर दी। क्योंकि लोग गुस्से में जब आ गए ना, जो बर्ताव सिखों के साथ, जो बर्ताव भारतीयों के साथ किया गया, और फिर अंग्रेजों ने जिस तरह से उन पर गोली चला दी, कामागाटा मारू प्रकरण जो है वो अचानक से क्या हुआ, भड़क गया, ठीक है। चलो अब जरा एक हेडिंग डालो बड़ी सी, गदर आंदोलन, गदर आंदोलन और कामागाटा मारू प्रकरण। गदर आंदोलन और कामागाटा मारू प्रकरण, पहली लाइन लिखो। गदर आंदोलन अमेरिका और कनाडा को केंद्र बनाकर, अमेरिका और कनाडा को केंद्र बनाकर शुरू हुआ। लाला हरदयाल इसके आरंभिक, यानी शुरुआती, इसके आरंभिक
तथा मुख्य संगठनकर्ता बने। 1913 में, नया पॉइंट लिखना, 1913 में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। गदर पार्टी की स्थापना की गई। पहले इसका नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन रखा गया। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन रखा गया। ठीक है, सवाल कैसे आता है? एकदम सिंपल, कि कैसे गांधी जी होम रूल लीग से जुड़ी हुई एक जो है संस्था का नाम, उससे जोड़कर एक सवाल बना दिया गया। एक सवाल हो सकता है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन, ठीक है, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ठीक है, के नाम से बाद में चर्चित हुआ? तो उसमें गदर आंदोलन विकल्प के तौर पर आपको दिखे तो आपको वही करना है। ठीक है, फिर लिखो कि गदर आंदोलन में पंजाब के अप्रवासी सिख किसानों के भीतर, क्योंकि किसान ही थे जो माइग्रेट करके जा रहे थे, किसानों के भीतर अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र यानी हथियार के सहित सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई गई। अगला पॉइंट लिखो, इसके मुखपत्र क्या होता है जानते हो? समाचार पत्र तो तुम लोगों ने सुना है, लेकिन कहोगे सर मुखपत्र क्या होता है? जैसे पार्टी बनी तो पार्टी के बारे में बहुत सारी खबरें छप सकती हैं, अलग अलग अखबारों में छपेंगी, लेकिन एक क्या होगा, एक पार्टी का अपना अखबार होगा जो अपने ही से छाप रही होगी, उसको कहते थे मुखपत्र। जैसे तुम लोगों ने अगर रिसेंटली मुखपत्र सुना हो तो दो संदर्भ में सुना होगा। एक पांचजन्य, ठीक है, ऑर्गेनाइजर इंग्लिश में, हिंदी में पांचजन्य, आरएसएस का मुखपत्र है, आरएसएस ही छापती है उसको, ठीक है ना, आधिकारिक उसकी पत्रिका है। वैसे ही तुम्हारा जो सामना एक समाचार पत्र है, जो कि उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है ना, शिवसेना का, उसका मुखपत्र है। ऐसे कुछ वामपंथी हैं जिनका अपना मुखपत्र होता है। कांग्रेस का मुखपत्र अभी वो है नेशनल हेराल्ड है इंग्लिश में, हिंदी में नवजीवन है। तो आप जानते ना कि पार्टी से सीधे प्रकाशित होने वाला अखबार मुखपत्र कहलाता है। इसका मतलब नहीं है कि मुंह पर ही पत्र लिख दिया जाता था। ठीक है, चलो आगे देखो, ठीक है, इसके मुखपत्र का नाम भी गदर था। गदर का मतलब होता है विद्रोह, ठीक है ना, विद्रोह था, यानी गदर था, सॉरी। फिर लिखो आगे, गदर का शाब्दिक अर्थ है विद्रोह या बगावत। ठीक है, विद्रोह या बगावत। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल गदर मुखपत्र के बारे में, ठीक है, कि ये कितनी भाषाओं में छपता था। ये 3 भाषाओं में जो है निकलता था, और 3 एक तरीके से उसको 3 लिपियों में भी निकलता था, हिंदी में, उर्दू में और पंजाबी में। बांग्ला गुजराती जो है, जो ज्ञानेश तुमने लिखा, वो उसके ट्रांसलेशंस बनाए गए, लेकिन मूल रूप से 3 भाषाओं में छपता था। तो लिखो, क्योंकि ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, और गदर आंदोलन भाई बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है जिस पर सवाल कभी भी आता है। तो लिखो, गदर मुखपत्र का प्रकाशन मूलतः गदर मूवी है सनी देओल वाली और कौन सी मूवी, कोई और भी है निक? गदर आंदोलन पर भी मूवी है क्या? ठीक है, चलो, गदर का प्रकाशन 3 भाषाओं में होता था, डैश लगाओ, हिंदी, उर्दू और पंजाबी। हिंदी, उर्दू और पंजाबी। गदर आंदोलन का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को। तब तो फिर वो सनी देओल वाली गदर से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन ये उस गदर का इस गदर से कोई लेना देना नहीं है। इस गदर में किसी ने भी हैंड पंप नहीं उखाड़ा, ठीक है चलो, तो लिखो कि गदर आंदोलन का मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। इस मुख्यालय को युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता था। युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर आगे लिख लो,
साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध। गदर उनके मूवी याद आ गई, आज गदर देख लो। हसन बेटा क्या कह रहे हो, टाइमलाइन नहीं आ रही है, मतलब वो टेक्निकल वाला जो एक चीज बात हो रही थी कल, तो हमारी टेक्निकल टीम प्लीज देखिए, ये हसन कुछ बता रहा है कि टाइमलाइन फिर से शो नहीं हो रही है, ठीक है। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध, सांप्रदायिक एकता की स्थापना और सांप्रदायिक एकता की स्थापना और अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, डैश लगा दो लंबा सा। गदर आंदोलन के मूल उद्देश्य थे, बिल्कुल प्रिया ये सही कह रहे हो बेटा, मैं लिख दिया करूंगा, ठीक है। मूल उद्देश्य थे। अब ये टाइम क्या है देखो, ये पूरा ये कहानी जो हमने कामागाटा मारू प्रकरण देखी, ठीक है, ये हो रहा है कब, टाइमलाइन 1914। 1914 गदर पार्टी की स्थापना कब हो रही है, 1913, यानी पहले से ही कहानी बन रही है। और उस कहानी में जिसको कहते हैं ना आग में घी डालने का काम किसने किया, कामागाटा मारू प्रकरण ने। क्योंकि होता क्या है कि जो बुद्धिजीवी आंदोलन होता है, कुछ लोग कह रहे होते हैं जैसे लाला हरदयाल और ये सब लोग कह रहे हैं कि विद्रोह करेंगे करेंगे करेंगे, जनता भी सोच रही ठीक है बढ़िया लोग हैं करें, लेकिन जब अपने पे आई अचानक से कामागाटा मारू प्रकरण हुआ, अरे बच्चे हैं जहाज पे यार, औरतें हैं जहाज पे, ठीक है ना, तो कुछ मतलब ज्यादातर उसमें आदमी है जो गए हैं लेकिन परिवार भी है, इतना खराब बर्ताव करोगे, अंग्रेजों के प्रति गुस्सा और चरम पर पहुंच गया। और ये समय क्या है, गदर पार्टी जब यहां पर गदर काटने की तैयारी कर रही है, उसी समय ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है, 1914। परिस्थितियां बन रही हैं कि विश्व युद्ध होगा, काफी दिन पहले से लगने लग गया है। तो ये जो गदर क्रांतिकारी हैं, ये क्या सोच रहे हैं कि इधर अंग्रेज उलझे रहे इसमें और हम जो है इधर इनके खिलाफ बगावत भारत में कर दें, यानी जब ये विश्व युद्ध में उलझे हैं उसी समय अंदर से हमला कर दो, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट लिखो, गदर पार्टी की रणनीति प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के उलझे होने का लाभ उठाने की थी, लाभ उठाने की थी। इसलिए इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में हथियार और धन भेजने, हथियार और धन, पैसा चाहिए हथियार चाहिए, विद्रोह कहां होना है, भारत में होना है, हम लोग आएंगे लड़ने के लिए, हमने यहां सेना जुटा ली है, यही हुआ ना, ये फील आ गया, ठीक है ना। अच्छा देखो भाई टाइमलाइन वालों, टाइमलाइन शो करो। हसन कह रहा है कि इसका नाम सुनकर के इसको अच्छा लगता है इतने लोगों में, ये बार बार मुझसे नाम जो है अपना लेवाएगा। तो चलो मैं एक बार फिर से कह देता हूं, टेक्निकल टीम प्लीज इंश्योर कि ये टाइमलाइन वगैरह बच्चों को दिखती रहे क्लास के अंदर, है ना, अदरवाइज मुझे बार बार उनके साथ एंगेज करना पड़ता है। प्लीज देखिए इसको, ठीक, हथियार चाहिए और धन चाहिए, पैसा लगेगा और हथियार लगेंगे, तो हथियार और धन इन्होंने भेजना कर दिया शुरू। 21 फरवरी 1915, 21 फरवरी 1915 का दिन विद्रोह के लिए तय किया गया, विद्रोह के लिए तय किया गया। जनता एवं सैनिकों के बीच, जनता एवं सैनिकों के बीच गुप्त संदेश प्रेषित किए गए, गुप्त संदेश प्रेषित किए गए, परंतु अंग्रेजों को इस योजना का पता चल गया और गदर आंदोलन का दमन शुरू हो गया, और गदर आंदोलन का दमन शुरू हो गया, और गदर आंदोलन का दमन शुरू हो गया। लाहौर षड्यंत्र, ठीक है, यहां पर भी इसको भी लाहौर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र केस एक और भी षड्यंत्र केस है, लेकिन जो केसेस लाहौर में चलाए गए, क्यों, क्योंकि ज्यादातर पंजाबियों पे चलाए जा रहे थे, तो लाहौर में चलाए गए। लाहौर से इमोशनल कनेक्शन इसीलिए आज भी बहुत ज्यादा है भारतीयों का। अगर कह दो कि कराची उड़ा दें तो कहीं यहां उड़ा दो, लाहौर उड़ा दें, छोड़ दो यार, उड़ाओ नहीं, देख लिया जाएगा। ट्विन सिटीज, जुड़वा शहर कहते हैं ना, जैसे जो उड़ीसा से अगर कोई बच्चे हों तो वो जानते हैं कि पुणे, वो भुवनेश्वर और पुरी दोनों ट्विन सिटीज है, जुड़वा शहर है, एक दूसरे से इतने करीब में दो बड़े बड़े शहर हैं, दो महत्वपूर्ण शहर, तो उनको जुड़वा शहर कहने लग जाते हैं कि दोनों बड़े हैं, दोनों महत्वपूर्ण है,
तो ये जुड़वा शहर है, एक शहर से दूसरे शहर चले जाओ आपको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो वही हाल है लाहौर और अमृतसर का, कि उसमें आपको पता ही नहीं चलता, लाहौर में लगेगा कि अमृतसर का मोहल्ला और अमृतसर में लगेगा कि लाहौर का मोहल्ला, ये भी देश एक है, ठीक है ना। टाइमलाइन इज बीइंग शोन इन द क्लास। निसार कह रहा है कि हो रही है, अभिषेक कह रहा नहीं हो रही है। अच्छा मैं उड़ीसा से हूं। अच्छा सबिदा जो है, सबिदा उड़ीसा से, वो जानती है भुवनेश्वर और पुरी। तो दीघा बीच, हाँ बढ़िया, सब जगह से ऐसे हो जाता है, नेशनल टीचर हो जाते हैं हम लोग, पूरे देश से बच्चे हमारे पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग नेशनल टीचर है ना। चलो बहुत ही बढ़िया। तो यहां क्या है कि लाहौर षड्यंत्र के नाम से भारत में मुकदमे चले और सैन फ्रांसिस्को में इसे कॉन्टिनेंटल केस के रूप में जाना गया। सैन फ्रांसिस्को में जो मुकदमा चला कॉन्टिनेंटल केस कहा गया, जाना गया। भारत में गदर आंदोलन से जुड़े 42 लोगों को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इस आंदोलन में लाला हरदयाल के अलावा सोहन सिंह भाखना, बहुत महत्वपूर्ण नेता, सोहन सिंह तो लिखी लोगे, भाखना, सोहन सिंह भाखना, करतार सिंह सराभा, 19 साल का लड़का करतार सिंह सराभा निडरता से मुस्कुराते हुए गया और उसने कहा कि नहीं मार दोगे तो अगले भी जन्म में पैदा होकर के विद्रोह करूंगा तुम्हारे खिलाफ अंग्रेजों, ठीक है ना। जर्मनी की सरकार अफगानिस्तान के अमीर से जो सहयोग वगैरह मांगा गया वो कारण है, और यहां से फिर आगे चल के राजा महेंद्र प्रताप वगैरह की कहानी भी इसी से जुड़ जाती है, ठीक है ना। चलो तो अभी क्या हुआ कि करतार सिंह सराभा 19 साल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नेता, ठीक है। करतार सिंह सराभा, कभी कभी मेरा मन करता है ना कि जैसे कबीर घूम घूम करके नुक्कड़ पे चौराहे पर बस एक ही काम करते थे, ठीक है, राम 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 का नाम लेते हुए अपने निर्गुण ब्रह्म की साधना करते थे। निर्गुण ब्रह्म का मतलब वो ब्रह्म जो आत्मा और परमात्मा के बीच का है, निर्गुण और सगुण का तुमको भेद पता होगा। और क्या करते थे, दोनों तरफ के कट्टरपंथियों को बराबर खबर लेते थे। एक तरफ तो कहते थे कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूज लूं, और कासे या चाकी भली पी सिखाए संसार, अरे उससे तो ये पत्थर की बनी चक्की बढ़िया कि इससे कम से कम गेहूं पीस के दुनिया खाना खाती है, पेट भरती है। तो इन्होंने क्या कहा, हर तरीके के पोंगा पंथ पर, है ना, हर तरीके के कट्टरपंथियों पे हमला था। ऐसा नहीं है, ठीक है, उनका भी जानबूझकर यही है कि जो इन सब चीजों के नाम पर आडंबर शुरू हो जाता है तो वो। और दूसरी तरफ क्या कहते थे कि कांकड़ पाथर जोड़ के अब मस्जिद लई बनाए, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लिए, तो कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और काचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदा है। क्या रे भाई खुदा को बुलाना है तो यही जमीन में खड़े खड़े बुला लो, ऊंची मीनार पे चढ़ करके अजान दे रहे हो तो उसको कहते हैं काचड़ी मुल्ला बांग दे, वहां से बांग जैसे मुर्गा बांग देता है, तो कह रहे कि क्या बहिरा हुआ खुदा है, ऊपर जाके बताना पड़ रहा है खुदा को, अरे खुदा तो यहाँ भी है। तो ये क्या हुआ, दोनों तरफ पर वो बराबर सभी को कह रहे, इनको भी कह रहे उनको भी कह रहे। लेकिन कबीर की तरह जगह जगह जाकर, या तुलसी के मानस की तरह, तुलसी भी अपने मानस को सुनाते थे। मैं कभी कभी सोचता हूँ आजादी की लड़ाई की कहानियां सुनाता रहा हूँ लोगों को, कविताएं सुनाता रहा हूँ, ठीक है ना, कविताएं सुनाता रहा हूँ। तो ये करतार सिंह सराभा के बारे में ये देश जानता ही नहीं, पंजाब में लोग नहीं जानते करतार सिंह सराभा कौन। अरे यार 19 साल की उम्र में, पता नहीं इसमें कितने छोटे छोटे बच्चे हमारे 19-19 साल के होंगे, मैं खुद को इमेजिन करता हूँ 19 साल की उम्र में वो बंदा बोला कि ठीक है देश के लिए कुर्बान। ऐसे यानी कितने लोगों ने अपने करियर, अपना जीवन, अपना परिवार, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए तो स्वतंत्र हुए, और स्वतंत्रता की कीमत हमें समझ में आती नहीं। तो सोहन सिंह भखना, करतार सिंह सराभा, अब्दुल मोहम्मद बरकतुल्ला, ठीक है, अब्दुल मोहम्मद बरकतुल्ला, और यहां पर देखो हिंदू मुसलमान सिख सब है इस नेतृत्व में, तुमको दिखाई देंगे, ठीक है, बरकतुल्ला, कौमा रास बिहारी बोस, जापान बैठे ना, कामागाटा मारू, और फिर ये जो है ना संगठित करते हैं कि यहां से भी हम
की स्थापना हुई कहां? आज का दुश्मन तुम्हारी लाइन थी, गदर अखबार है ये। और उसके नीचे टैगलाइन उसकी क्या थी? टैगलाइन थी अंग्रेजी राज का दुश्मन। खुला ही खुला लिख देते थे, अंग्रेजी राज का दुश्मन तुम्हारी ऐसी कैसी अंग्रेजों। गदर मुखपत्र है, नीचे लिखा है अंग्रेजी राज का। क्या हुआ? कोई नहीं 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 नहीं, स्टिल रुको 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 रुको, अभी फिर रुक गई है क्या? देखो भाई टेक्निकल टीम, क्लास यहां पर रुक गई है। हाँ ठीक है, आवाज अगर आ रही है तो कोई बात नहीं। अब देखो चली, रिफ्रेश कर लो सारे स्टूडेंट्स, रिफ्रेश कर लो। अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं ज्ञानेश, रिफ्रेश कर लो। अब ठीक है, 7 मिनट से रुकी हुई थी क्लास। अच्छा, रास बिहारी बोस के बाद से रिपीट कर दें। हाँ अभी अभी रिपीट कर रहे हैं, आ जाओ सारे के सारे, सारे लिख दो कि सबकी क्लास चल रही है ना। ठीक है, ये सब हो गया था ना, रास बिहारी, ये सिएटल वगैरह तो हो गया था मेरे ख्याल से। तब से बंद हो गई थी, रास बिहारी बोस से बंद हो गई थी। चलो चलो लिख लो लिख लो लिख लो, एक बार पहले मैं आराम से लिखा देता हूं। चलो, रास बिहारी बोस आदि नेता थे, और हमने ये भी बताया था कि रास बिहारी बोस पर एक सीधा सवाल पूछा जा चुका है ना, सीधा सवाल। और उसमें पूछा यही है कि इनमें से कौन जो है वो गदर आंदोलन से संबंधित था, और वहां पर जो बाकी के दो नाम दिए गए थे वो गदर से संबंधित नहीं थे, रास बिहारी बोस गदर आंदोलन से संबंधित थे। तो आपको ये चीज यहां पर ध्यान रखनी चाहिए, ये मैंने उस वक्त आपको कहा था। चलो, दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखवाया आपको, उसके आगे दो चीजें आपको लिख लेनी, एडिशनल फैक्ट्स की तरह इसको लिख लेना है कि गदर आंदोलन के विस्तार के क्रम में, गदर आंदोलन के विस्तार के क्रम में सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी। इंडिया हाउस कहां था? लंदन में। सवाल बना दे कि यूनाइटेड इंडिया हाउस, गदर पार्टी के समय यूनाइटेड इंडिया हाउस, ठीक है, सब लिखवा रहे हैं बेटा, सब लिखवा देते हैं, यूनाइटेड इंडिया हाउस, उसका नाम ले लेंगे तो आपको याद हो कि ये गदर आंदोलन के समय इसकी स्थापना हुई कहां? सिएटल में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई वैंकूवर, वैंकूवर, ठीक, वैंकूवर लिखा हुआ है, वैंकूवर में, वैंकूवर में इसी प्रकार स्वदेश सेवक ग्रह की स्थापना, स्वदेश सेवक ग्रह की स्थापना की गई थी। वो तो तुम लोग लिख चुके होगे, तारकनाथ दास, ठीक है, कि उनके एक निकट सहयोगी थे। इसके बाद लिखो कि लाला हरदयाल के अतिरिक्त संत बाबा वसावा सिंह दाहेदार या दाहेदार, संत बाबा वसावा सिंह दाहेदार, बाबा ज्वाला सिंह, क्योंकि नाम पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सा गदर आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो जाहिर सी बात है जो ऑड इवन का खेल मैंने आपको सिखाया कि यूपीएससी खेलती है, रास बिहारी बोस पर कंफ्यूज आप कर जाएंगे। ठीक है ना। धनसुख राव, देखो अनमोल, ये दोनों, ये जो फैक्ट्स के जो बेटा वर्जन्स है ना, ये मैंने उस दिन बताया था, और आपने जो उस दिन भी कहा था, तो आपने चूंकि इसमें लिखा नहीं तो मुझे पता नहीं था क्लास में थे कि नहीं। जो तुमने बॉम्बे एसोसिएशन का सवाल उठाया, बॉम्बे एसोसिएशन अलग है, जो मैंने लिखवाया था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था। तो चलो आज तुम क्लास में आए हो तो मैंने तुमको ये बता दिया कि वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात थी, और वो बिल्कुल ठीक थी। बॉम्बे एसोसिएशन जरूर पहली एसोसिएशन थी बॉम्बे की, वो एकदम अलग बात है। ठीक है ना। अभी ये रुकमाबाई वाला, ये जो केसेस हैं, हिस्ट्रीज हैं, इसके सोर्सेज, इसकी टेक्स्ट, इसमें जो है ना ज्यादा फैक्ट्स वगैरह में ना जाकर के परेशान नहीं होना कि सर इसमें यहाँ पर दादाजी, दादाजी भी नहीं है, दामाजी होगा, दामाजी भिकाजी। ठीक है ना। तो दादाजी का नाम लिखा है कि धनसुख राव का नाम लिखा है, छोटे छोटे फैक्चुअल इधर उधर के फेर फेर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अलग सोर्सेज, अलग किताबें कई बार होती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रुकमाबाई का केस जो है ना वो आपके एज ऑफ कंसेंट से जुड़ा हुआ है, उस पर एक बार सवाल भी आ चुका है, अब ये सवाल अगले 50 साल तो आएगा भी नहीं, खैर इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन ये रुकमाबाई के केस में अलग अलग सोर्सेस, अलग अलग किताबें। आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर कितना पढ़ा है? एनसीईआरटी जो सबसे ऑथेंटिक जगह मानी जाती है, आज तक वहां पर गुत्थियां नहीं सुलझ पाई हिस्टोरियंस के बीच में कि जो अकबर की वो वाइफ हुआ करती थी या जहांगीर की जो है होती थी। ठीक है ना। ये जो अपनी राजपूत, वो क्या नाम है उनका यार, जिनको कहा जाता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव था, अरे उनका नाम ही निकल गया दिमाग से मेरे, उनका नाम बताओ, जोधा। ठीक है, तो ये क्या है? फैक्चुअल डिफरेंसेस। ठीक है ना, फैक्चुअल डिफरेंसेस ये यहां पर आते हैं। ठीक है ना।
चलो बिल्कुल यही किए थे। ठीक, अब आ जाओ, अभी आता हूं, उसी पर आता हूं आज मैं। तो ये क्या हुआ कि इनके बारे में आपने पढ़ा। फिर हाँ, संतोख सिंह अगला नाम लिख लो, संतोख सिंह, जो महत्वपूर्ण नाम है वो आपको लिख लेने चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या लिखवाया था, हाँ इसके बाद मैं आपको लिखवा रहा था कि गदर, अगला पॉइंट लिखो, गदर नामक मुखपत्र की टैगलाइन थी, अंग्रेजी राज का दुश्मन, अंग्रेजी राज का दुश्मन। ठीक है, एक चीज आखिरी लिखो जो लिखवा रहा था मैं, गदर आंदोलन और उसकी विफलता ने भारत में संगठित सशस्त्र विद्रोह की योजना का कुछ समय के लिए अंत कर दिया। क्योंकि पता चल गया फिर एक बार दमन हो गया सशस्त्र विद्रोह का, तो कुछ समय के लिए संभावनाएं हो गई खत्म, संगठित प्रयास शुरू होंगे क्रांति के। ठीक है ना, उसके बाद बारे में हम लोग बात आगे करेंगे। आखिरी पॉइंट लिख लो, परंतु इसी के आगे, परंतु यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों की संघर्ष क्षमता, कि भाई अब लड़ना चाहते हैं, हम मानेंगे नहीं, हम भारतीयों की संघर्ष क्षमता एवं सांप्रदायिक एकता, ये टर्म समझ लो, ये बार बार आता है ना, सांप्रदायिक एकता एवं सांप्रदायिक एकता की मिसाल बन गया। सांप्रदायिक एकता कौन कौन है, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख तो इसके अंदर है ही है। गजब धर्मनिरपेक्ष है, गजब धर्मनिरपेक्ष है। क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन जब देश की बात होती है तो सब एक है, और यही गदर आंदोलन का मैसेज भी है। ठीक है, चलो अब 10 मिनट में एक चीज समझ लो, फिर मैं आखिरी 20 मिनट आधा घंटा तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूं, क्योंकि कहानी हमारी आगे कहां, एक सेकंड ये लिख दूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है, बाकी लिख ही लिया है तुमने। ठीक है ना, स्लाइड के अंदर। अब देखो ये हो गया थोड़ा सा, क्या बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल ऑप्शनल में जरूरी है पढ़ना। गदर आंदोलन एक बड़ी घटना है, बड़ी परिघटना है ना निसार, उसको उसमें पढ़ना, इसमें हम लोगों को बहुत जरूरत नहीं है, ऑप्शनल में उसको पढ़ लेना, जनरल स्टडीज में उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं होती। और वहां भी जब तुम पढ़ो, ये फैक्ट्स तो तुम जीएस के लिए पढ़ के ही गए होगे, तो वहां फैक्ट्स नहीं पढ़े जाते, वहां पर खूब बढ़िया कंसेप्ट्स और एनालिसिस पर जो है बढ़िया से बात की जाती है, और खूब ज्यादा सवाल तुम्हें टटोलने होते कि कहां कहां से सवाल बनते हैं। जैसा मेथड तुमने यहां देखा है ना सवाल निकालने का, बस उसी पर तुमको टिके रहना। जीएस के जो सवाल भी आते हैं मेंस के, वो सब यहीं से हल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए तुम ऑप्शनल के लिए तो ये मानो कि तुम्हारा बैकग्राउंड बन रहा है, फिर ऑप्शनल में आगे जाएंगे। चलो अब देखो यहां आ जाते हैं। भाई देखो क्या हो रहा था यहां कहानी में, हमारी कहानी में आ गया था ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट आ गया था। ट्विस्ट क्या था कि धाराओं का निर्माण हो गया। जैसे हम लोगों ने क्या देखा, धाराएं बन गई दो, एक धारा इधर चली गई, एक धारा इधर चली गई। ये धारा क्या थी, ये क्रांतिकारी आंदोलन की धारा थी। ये सब एक ही है, ये ऐसे करके घूम के पहुंचेंगे भी एक ही जगह, लेकिन रास्ता अलग है। क्रांतिकारी आंदोलन या ये गदर आंदोलन, हम लोग इसके ऊपर आ गए, इसके ऊपर आ गए। तो ये जो है, मैं निकला गड्डी लेके, क्योंकि पंजाब और सिखों पे बात हो रही थी, और गदर पे भी बात हो रही थी, और गदर पिक्चर पे भी बात हो रही थी। ठीक है, अरे बच्चे मैं कमेंट नहीं, मैं जब बोर्ड की तरफ जाता हूं तो कमेंट छूट जाते हैं। ठीक है, नीरज शर्मा, ठीक, तुम सब मेरे सामने हो, तो मैं तुम सबसे कहूंगा कि भाई मैं किसी का कमेंट कभी छोड़ ही नहीं सकता अगर मुझे उसमें कोई सब्सटेंस लगता है। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो तुम लोग कि किसी का कमेंट मैं छोड़ता हूं। नीरज, तुम्हारा देख नहीं पाया, तुमने जो भी लिखा होगा। अभी आएंगे 10 मिनट के बाद में, हम लोग आते हैं टॉपिक पर, 10-12 मिनट बाद सवालों पर। तो हमने कहा कि गदर मूवी भी है, तो मैं निकला गड्डी लेकर रास्ते पर, सड़क पर पता नहीं क्या क्या होता है, एक मोड़ आया, मैं गड्डी वहीं छोड़ा। तो अब हम लोगों को गड्डी यहीं छोड़ देनी है, गदर मूवमेंट की, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की गड्डी यहाँ पर खत्म। श्वेता, उतनी कहानी जाना ही नहीं है बेटा, पता है, ऑप्शनल की थ्रेड्स को पकड़ लेंगे श्वेता तो डूब जाएंगे। ऑप्शनल अगर मान लो हम लोग कभी बात करेंगे तो करेंगे। यहाँ जीएस के लिए, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, उनको जीएस के लिए रुकते हैं, कभी हम सब लोग जो ऑप्शनल वाले हैं, ठीक, वो हम लोग आएंगे। ठीक है ना, उस पर नहीं ऑफिस में चले आओ तुम लोग, ठीक है, कभी भी आ जाओ ऑफिस में। चलो, तो ये क्रांतिकारी आंदोलन, गदर आंदोलन, मैंने कहा इसकी गड्डी को यहीं पे छोड़ते हैं। अब गड्डी छोड़ के क्या करेंगे, वहीं पे जाना है जहां पर पिछली गड्डी छोड़ के आए थे। वो क्या थी भैया, उधर हो गया था कांड क्या था, 1907 में हो गया था कांग्रेस का विभाजन। अब विभाजन का क्या होता है, जैसे बटे, आपस में दो टुकड़े कर लिए,
झगड़ा हो जाता है दो लोगों के बीच, भाई बहन के बीच में हो जाता है, पति पत्नी के बीच में हो जाता है। तुम लोग बड़े हो गए हो बेटा, अगर मुझे कहा जाएगा श्वेता तो मैं जरूर लूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑप्शनल पढ़ाना है। तो मेरे मतलब ये जनरल स्टडीज तो है ही है, मतलब यहाँ पर तो फैक्ट्स पर बात होती है और इतनी सारी चीजों पर बात होती है। ऑप्शनल में ना जिसको ना स्कूबा डाइविंग का शौक हो, मतलब हम लोगों को शौक ये मतलब अच्छा लगता है, स्विमिंग कर रहे हैं ऊपर 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 नाक ऊपर कर लिए, बढ़िया स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन जो स्कूबा डाइविंग का मजा है ना, गहराई में उतर जाना, उसका अपना ही रोमांच होता है। तो ऑप्शनल मेरे लिए स्कूबा डाइविंग है, मुझे अच्छा लगता है। तो अगर मुझे कहा जाए तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा श्वेता, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे झगड़ा हो गया दोनों गुटों में, नरमपंथी गरमपंथी, अब दोनों के दोनों ना बिखर गए, वहां हो गया सन्नाटा, कांग्रेस के घर में हो गया सन्नाटा, क्योंकि ऑफिस पर कब्जा किसका है, ठीक है, किसका कब्जा है, कब्जा है नरमपंथियों का, नरमपंथी। और नरमपंथियों की अब लोकप्रियता नहीं रहेगी, वो तो वैसे भी थोड़ा सा कम ही लोकप्रिय है, तो इसलिए कांग्रेस की गतिविधियां वहां हो गई खत्म। कई सारे नेताओं को देश निकाला दे दिया, तिलक के ऊपर 1908 में मुकदमा हो गया राजद्रोह का। ये सब कहानी देख ली ना, कहानी समझनी है, तुम लोग फैक्ट्स फैक्ट्स पे करो, बिल्कुल नहीं डराओ, बिल्कुल नहीं डरो। एक बार जब तुम नोट्स को अपने पलटोगे तो कहोगे अरे यार जितना डर रहे थे ये तो सब दिमाग में है, क्यों, क्योंकि स्टोरी आ गई। तो कहानी की तरह सुन रहे हैं हम लोग, जब कहानी की तरह सुन रहे हैं हिस्ट्री से डर नहीं लगेगा, हिस्ट्री से हो जाएगा प्यार। और मैंने कहा कि कुछ जो कठिन तथ्य है वो भी मैं, तुम चिंता नहीं करो, तुमको मेथड बता के जाने वाला हूं उनको कैसे निपटना। हिस्ट्री में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अपना यूपीएससी एक्सपीरियंस बताइए, मैं कहता हूं एक सीरियस अटेम्प्ट दिया, 6 महीना 7 महीना तैयारी की थी, उसके पहले मतलब जाहिर सी बात है कि 2-3 साल से हिस्ट्री पढ़ रहा था, करंट अफेयर्स भी पढ़ रहा था, लेकिन तब होता था प्रीलिम्स में भी ऑप्शनल का पेपर, और मेरा था हिस्ट्री ऑप्शनल। हिस्ट्री ऑप्शनल में आते थे 120 सवाल, 2.5 नंबर का एक सवाल, इसलिए ऑप्शनल में अगर जितने अच्छे कर लोगे जीएस में उसके बाद अगर 70 भी ले आओ तो कोई बात नहीं होती थी, हो जाता था प्रीलिम्स क्लियर। पहले आसान था, अभी क्या है, ऑप्शनल खत्म कर दिया, प्रीलिम्स के अंदर ले आए तुम्हारा सीसेट, और सीसेट के साथ में ना उसको बना दिया केवल क्वालिफाइंग, और ये जो है जीएस की बेसिस पर इसको कर दिया, तो सारी कहानी जीएस पर आ गई। तो जो प्रीलिम्स होता था उसमें हिस्ट्री के अंदर 120 सवाल में से 106 सवाल सही किए थे लोग ना, 90 92 94 पहुंचने में उनकी हालत खराब हो जाती। तो फैक्ट से मत घबराओ, हिस्ट्री में सब याद हो जाएगा। चलो, तो गरमपंथी तिलक को राजद्रोह का मुकदमा झेल रहे हैं, अरविंद चले गए, पहले क्या हुआ, बंटवारा हो गया तो उनका मोह भंग हो गया, जाके जो है बैठ गए पांडिचेरी। उसके बाद में अलीपुर बम षड्यंत्र केस भी आ गया, उसमें भी मुकदमा चला, खैर किसी तरीके से बरी हो गए। तो अरविंदो ने कहा कि नहीं भाई, अब हम हो गया बहुत पॉलिटिक्स, अब हम थोड़ा जो है संन्यास की तरफ जाना चाहते हैं, और वो संन्यास की ओर मूव कर गए। तो यानी आंदोलन बिखर गया। अब जब ये कहानी, ये वाली गड्डी यहां छोड़ दी तो ये वाली गड्डी पे बैठ जाएंगे फिर से, क्या है, यहां से चल रहे हैं आगे, और आगे चल करके हम लोग सीधे सीधे कहां पहुंच जाएंगे, तकरीबन 8 साल बाद 1915। हमारी कहानी कांग्रेस की, ये जो बैठ करके यहां पर रो रहे थे लोग और गाना गा रहे थे बैकग्राउंड में, कांग्रेस के दफ्तर में गाना बजता रहता था, हमारी अधूरी कहानी, तो इनकी बेचारों की अधूरी कहानी है ये। कहां तो चले थे, ठीक है, अपनी बातें मनवाने, बंटवारा हो गया, दोनों गुट अलग हो गए, और अधूरी कहानी को पूरी करने एक बार फिर से आगे हम लोग बढ़ेंगे। और ये कहां गए, होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग। और ये होम रूल लीग कब की है, 1915। यानी अब एक छलांग मारनी है। वो छलांग क्या है कि सीधे तौर पर हमें यहां से निकल के, अवसाद की स्थिति से निकल के 8 साल का एक मेजर छलांग मार के हम पहुंचेंगे होम रूल लीग के ऊपर, ठीक है ना, होम रूल लीग के ऊपर। क्या कर रहे हो तुम लोग, फिर से शुरू हो गए हो, ठीक, होम रूल लीग पे हम लोग आ जाएंगे अभी। अब यहां होम रूल लीग की स्थापना की हम लोग बात करते हैं। यहां पर जब हमने कहा कि हमारी कहानी अब पहुंचेगी होम रूल लीग के ऊपर, होम रूल का क्या मतलब है, एक तरीके से होम रूल का अर्थ है अपना शासन, स्वशासन, ठीक है। तो स्वशासन की यहां पर बात आती है, और स्वशासन की जो बात आती है, होम रूल यानी स्व प्लस शासन। हम अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन उसका मजा क्या है कि हम अपना शासन यानी भारत के अंदर अब हमारा शासन चले, होम रूल चलेगा। लेकिन एक उसमें बात आपको समझ लेनी है कि इसकी जब भी बात होती है, ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन औपचारिक रूप से इसका अध्यक्ष है, क्राउन के की छत्र छाया, क्राउन की छत्र छाया में, यानी सिंबॉलिकली, प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटेन की जो महारानी है, जो ब्रिटेन का क्राउन है, वो हमारा राजा है, उसमें हमको शक नहीं है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, भारत के अंदर हमारा शासन होना चाहिए, ये हमारी मांग है, यानी भारतीय अपना शासन स्वयं चलाएंगे। ये बात आपको समझ लेनी है, जहां से बहुत सारी चीजें आगे आपकी खुल जाती हैं। भारतीय अपना शासन स्वयं चलाएंगे, क्राउन बना रहेगा, अपना शासन स्वयं ही चलाएंगे। अब देखो यहां पर दो नेता हैं, दो बड़े नेता यहां पृष्ठभूमि से निकल के सामने आ जाते हैं, ये जो सन्नाटा है इसको तोड़ने के लिए। एक है एनी बेसेंट, और एक है हमारे एक पुराने हीरो लोकमान्य तिलक। यह है हीरो, एनी बेसेंट के लिए कुछ नहीं कहा, तो एनी बेसेंट होंगी शीरो। बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। हम कहते हैं क्या सर ये तो सुपर हीरो है,
तो हीरो का मतलब ही है ना, उसके अंदर मेल है, तो यानी फीमेल कभी भी जो है ना हीरो नहीं हो सकती, और अगर फीमेल है तो हम उसको हीरो काहे कहें, ठीक है ना। इसीलिए वो कविता है बड़ी प्रेरक, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सृष्टि, थैंक यू बेटा। चलो, सो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो यानी झांसी वाली रानी को खूब लड़ने के लिए मर्दानी होने की जरूरत क्यों पड़ रही भाई। खैर, वो उस समय सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिख दिया, उसका समय संदर्भ अलग था, लेकिन अब हमें ये क्या कहना है, हीरो। तो एक बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट आया, शीरो, ठीक है। हीरो अगर है लोकमान्य तिलक, तो अब हमारी कहानी में एक शीरो भी आ गई, ठीक है। यहाँ शी है और यहाँ ही है, अंत में लगा है रो, शीरो एनी बेसेंट, ठीक है ना। चलो, अब यहां पर ये दोनों नेता आकर के क्या करते हैं कि एक नई राजनीतिक गतिविधि शुरू करते हैं 1915 में, और ये पूरा आंदोलन को खड़ा करते हैं, आंदोलन बनाते हैं, और उस आंदोलन को हम होम रूल लीग कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज समझनी है, ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ये कहां से आ रहा है, ठीक है। आयरलैंड से। जो हमारी एक महत्वपूर्ण चीज आपको समझ लेनी है कि ये होम रूल का कंसेप्ट क्या है। आयरलैंड के अंदर, आयरलैंड ने बहुत प्रभावित किया है भारत के स्वतंत्रता संग्राम को, क्रांतिकारियों को भी आयरलैंड के क्रांतिकारियों से प्रेरणा मिली, और यहां पर जो है होम रूल लीग को भी, आंदोलन को भी आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरणा मिली, क्योंकि ये दोनों बड़े नेता थे, बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ठीक है। कैसे एक विदेशी आई और हमारे देश ने उसको इनको कैसे स्वीकार कर लिया, ये इस देश की बड़ी खासियत रही है हमेशा से, ठीक। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोनों प्रभावी नेता थे, तो दोनों ने कहा ठीक है कि आप हम लोग आपस में बांट लेते हैं अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को। तो आगे जो कहानी है, पहले इसको स्लाइड को आप नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कुछ फैक्चुअल डिटेल्स के ऊपर, ठीक। दोनों लीग से जुड़ी हुई जो हमारी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, उसको आप समझो। पहले यहां मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, इसको लिख डालो, फिर आता हूं। ठीक है, चलो कर लिया। अब देखो, यहां पर हम होम रूल लीग की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि दो होम रूल लीग बन गई, एक बनी एनी बेसेंट की और दूसरी बन गई लोकमान्य तिलक की। क्या था, कांग्रेस को एक करने का प्रयास था कि भाई कांग्रेस एक साथ आ जाए। तो ये लोग एक करने के बाद पहुंच गए कांग्रेस के दफ्तर कि भाई 8 साल बीत गए झगड़े झगड़े में, हम कुछ शुरू कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में ये हो। वहां कौन बैठे थे, याद है ना लड़ाई में, अरविंद घोष बराम, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने कहा सुनो, मैं अब भी वही हूं जो 1907 में था, तुमने क्या सोचा 8 साल में मैं बदल जाऊंगा, ठीक है, मैं बदल जाऊंगा। बेटा सांप्रदायिक एकता तक हो गया है, ठीक। उसके बाद मैंने कहा कि इसको ड्रॉ करो, गदर आंदोलन वही खत्म हो गया। ये है तुम्हारा, इसको तुम्हें एक जो है अपना इसको डिजाइन कर लेना है अपने नोट्स के अंदर, और हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिरोज शाह मेहता ने कहा ना, मैं तो वही हूं जो मैं अभी 8 साल पहले था, मैं तो वही ना मानने वाला। तो कांग्रेस से जोड़ने से इनकार किया। इसलिए ध्यान रखना कि अगर कहीं प्रीलिम्स में ये सवाल आए कि होम रूल लीग के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही या गलत है, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टेटमेंट बना दिया जाए कि यह कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया था, तो यह गलत है, कांग्रेस ने इसका नेतृत्व करने से इनकार कर दिया है, ठीक है। यह हमें ध्यान रखना है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, दो बड़े नेता आने वाले समय में हमारे उभरेंगे, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। नेता तो उभरेंगे ही, जब तक बंटवारा नहीं हो गया तब तक जिन्ना जो है अलग नहीं हुए, उसके पहले भारत में ही। और जिन्ना एक तरफ मुस्लिम लीग में सक्रिय है, दूसरी तरफ कांग्रेस में सक्रिय है। जिन्ना भी एक ऐसा कैरेक्टर है ना, तुमको बताएंगे तब मजा आएगा, हंसते हंसते पेट तुम्हारा जाएगा फूल, ठीक है ना। ऐसा सोच करके ये तो हम सब कभी जानते नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू किसकी लीग से जुड़े, दो लीग बन गई, एक बन गई एनी बेसेंट की होम रूल लीग, एक बन गई तिलक की होम रूल लीग, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, अभी क्वेश्चन लेता हूं बेटा। नेहरू बेसेंट वाली में चले गए और जिन्ना गए तिलक वाली में, एक जगह तो ये कहीं रह नहीं सकते थे, इसलिए बेसेंट वाली में नेहरू और तिलक वाली में जिन्ना। अब यहां पर एक अखबार जो है आपको याद रखना है, ये होगा न्यू इंडिया, इंडियन नहीं है ना, न्यू इंडिया और कॉमनवील, ये दोनों जो अखबार हैं ये इस मूवमेंट से जुड़े और निकले, और एनी बेसेंट ने जो है उनसे इनको संबद्ध माना जाता है, ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवील। अब देखो, एक अखबार जो बाद में गांधी जी जो है उसमें बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं, और ये समझ लिया जाता है कि उन्होंने ही इसकी स्थापना की, वो था यंग इंडिया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिया था, है ना, कांग्रेस ने इसको समर्थन, फिरोज शाह मेहता ने नहीं दिया दरअसल, बाकी लोग चाहते थे कि मामला बन जाए। तो यंग इंडिया अखबार किसने निकाला था, क्योंकि अखबार पर ये बड़ा एक महत्वपूर्ण तुमको सवाल ध्यान रखना है, जमुनालाल द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर और इंदुलाल याग्निक, ये तीन लोग यंग इंडिया अखबार से संबंधित थे। मुझे बड़ा स्टैंडर्ड यूपीएससी का अगर बनाना हो सवाल, जैसा यूपीएससी अक्सर पूछती है, तो मैं सवाल जरूर बना दूं
कि निम्न में से कौन यंग इंडिया अखबार के संस्थापक थे? और आपको 1 2 3 करके मैं चारों के नाम दे दूंगा, फिर पूछूं इनमें से कितने हैं। ठीक, गांधी जी का नाम जोड़ दूंगा और उसमें ऑप्शन दे दूंगा केवल महात्मा गांधी वाला, आगे ज्यादा टिक करके चले आएंगे। क्या लिखना है? जब मैं कहूंगा कि 1 2 3 यही सही है, इन तीनों के नाम यंग इंडिया से आपको जोड़ देने हैं। अब क्या हुआ कि जब ये शुरू हो, जाहिर सी बात है कि अंग्रेज तो इसको पसंद करेंगे नहीं, जब पसंद इसको नहीं करेंगे तो दमन करेंगे। दमन करने में क्या है? लोगों को जेल में डालना, लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाना, ये सब जब होने लग गया तो सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि यहां पर अपनी वापस कर दी। सवाल यही है कि ये होम रूल लीग मूवमेंट के दमन के बाद में हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि होम रूल लगभग निष्क्रिय ढंग से चलती रही, इसका नाम बन गया स्वराज सभा। और ये जो है गांधी जी ने एक तरीके से होम रूल लीग को ही अपना लिया। और ये आ गया सवाल होम रूल के ऊपर। स्वराज सभा बनी, जब गांधी जी आएंगे अभी, तो गांधी जी के आने के बाद सारी कहानियां बदलने लग जाएंगी, ठीक है ना। और यहां से ये क्या हो गया कि गांधी जी के साथ ये बन गए। इंडियन ओपिनियन तो बेटा था वो, अभी जब गांधी जी पे बात करेंगे तब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक बन गया। अब यहां एक तथ्य और इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी का जुड़ाव जो है, क्योंकि सवाल आ गया तो गांधी जी से जुड़ाव पर इसका मतलब है होम रूल पर एक नजर है यूपीएससी की। तो होम रूल लीग जब यहां पर आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी ने अफ्रीका से उसका समर्थन किया और उसके बारे में खूब लिखा और कहा ये बहुत बढ़िया चल रहा है, होम रूल लीग को आगे चलना चाहिए। अब एक चीज देख लो जल्दी से, इस पर हम लोग आगे बढ़ जाए ताकि कल से कहानी में आएंगे गांधी, बहुत जल्दी से हो जाएगा ये। अब देखो मुश्किल कहां पर हो रही है, जैसे ये है भारत, ठीक, और ये भारतीय जनता, ऐसे लिखे भारतीय जनता। हमने एक कहानी क्या देखी थी, अंग्रेज क्या कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक बंटवारा, अंग्रेजों द्वारा हिंदू और मुसलमानों को बांटने का प्रयास, यही तो हो रहा है। और हमने देखा कैसे कैसे हो रहा है, बहुत तरीके से हो रहा है, ठीक है, बहुत तरीके से इस काम को करने का प्रयास अंग्रेज कर रहे हैं, ठीक। वो प्रयास कैसे कैसे प्रयास है, इसको ऐसे लिखते रहना, गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। वो कहेंगे कि हिंदू मुसलमान तो आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, तो ये गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद हमने देखा कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई, और उसके बाद हमने क्या देखा कि पृथक निर्वाचक मंडल दे दिए गए, पृथक निर्वाचक मंडल दे दिए गए। यानी ये पूरे की पूरी कोशिश है अंग्रेजों की कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से दूर हो जाए। और इसी कंटेक्स्ट में एक नेता उभरे जो कि निश्चित रूप से गांधी जी से पहले सबसे बड़े नेता है, वो है लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक। और दूसरे जो नेता हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नेता हैं लेकिन किसी जमाने में इनकी इज्जत बहुत थी, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो कांग्रेस को तो जोड़ा इन्हीं बेसेंट और तिलक वगैरह ने, लेकिन ये हुआ कि समाज में मुसलमानों को दूर करती जा रहे हैं अंग्रेज, उनमें से नेतृत्व तो निकल नहीं रहा है। जिन्ना मुसलमानों के बीच से एक बड़ा नाम है जो पूरे देश में जाने जाते हैं। तो यहां पर इन लोगों की कोशिश क्या होती है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तब तक जिन्ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में है, तो ये बीच बढ़ाव करवाते हैं, दोनों को एक करीब लाते हैं और इनके बीच में एक करवा देते हैं समझौता, ठीक है ना, इनके बीच में एक समझौता करवाते हैं। और ये समझौता लखनऊ पैक्ट के नाम से या लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। ये आखिरी चीज है जो हम कर रहे हैं, जल्दी से 5 मिनट में करो, फिर सबके सब आज जो है सवाल पूछने पर आमादा है, ठीक है। लखनऊ समझौता 1916, ठीक है, 1916, इसको खींच दो जरा, ये पूरा भारतीय जनता है। अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं, बंग भंग हमने पढ़ी लिया, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया इन्होंने, पार्लियामेंट एक्ट सबको याद है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। लोकमान्य तिलक कांग्रेस के बड़े नेता, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से आए और कोशिश ये की गई, ठीक है ना, ये कोशिश की गई कि दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएं। और इसी का परिणाम क्या हुआ, लखनऊ समझौता 1916, ठीक है, दिसंबर 1916। कहां हुआ है सवाल, जाहिर सी बात है लखनऊ समझौता है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। तो याद रखना है कि कांग्रेस का अधिवेशन ही चल रहा था जो दिसंबर में चलता था। एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस का अधिवेशन क्या क्या हमेशा किस महीने में होता था, दिसंबर में, ठीक है। कौन सा आंदोलन बेटा, लखनऊ समझौता एक तरीके से कांग्रेस की एक भूल है, क्योंकि ये पहली बार ये सब हो रहा था और कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही थी कि अंग्रेजों की चाल क्या है। जब तक ये समझे तब तक वो कहावत जो है ना चरितार्थ हो गई कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब एक लाइन लिखवा देंगे इसमें। तो कहां हो रहा है, लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, किसके किसके बीच, कांग्रेस के बीच और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच। कांग्रेस की तरफ से तिलक है, बेसेंट है और जिन्ना है, मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना है, आगा खान है, शौकत अली है। तो इसमें जिन्ना एक पैर तब तक रखे हैं कांग्रेस में और एक रखे मुस्लिम लीग में। जिन्ना कह रहे ना
अगर हमको कांग्रेस वाले गुस्सा करेंगे हम मुस्लिम लीग में चले जाएंगे, और मुस्लिम लीग वाले अगर हमको ज्यादा भाव नहीं देंगे तब तो हम कांग्रेस में है ही है। तो उन्होंने बड़ा बढ़िया सिस्टमेटिक, ठीक है, ये खेल खेला। तो जिन्ना दोनों तरफ से है। पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के साथ किसी समझौते में आए। कांग्रेस ने गलती कर दी, अंग्रेजों ने बनाई मुस्लिम लीग और तुमने उसको स्वीकार कर लिया 10 साल बाद, और वो भी किस आधार पर? मुस्लिम लीग क्या कर रही है, वो कह रही है कि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, वो हाँ मुस्लिम लीग, और अंग्रेज भी कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, तो मुसलमानों की पार्टी कौन है? अंग्रेज ने कहा कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी। झूठ, एकदम झूठ। लेकिन इसके बावजूद जब दोनों में समझौता हो गया तो क्या हुआ? चाचा हिंदू और मुसलमानों के बीच समझौता हो गया और मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग को स्वीकार किया गया कांग्रेस द्वारा। ये गलती हो गई, ठीक है। दोनों ने कहा कि भाई होम रूल, स्वशासन की मांग हमारी स्वीकार करो। कांग्रेस ने कहा कि भाई आ गए हो, 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल दे दिए गए हैं, हम इसको फिलहाल स्वीकार कर रहे हैं, यानी हमेशा के लिए स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन फिलहाल स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी गलती है ना, पहली गलती कि साथ आए समझौता किया, दूसरी गलती कि पृथक निर्वाचक मंडल भी स्वीकार कर लिया। लेकिन हुआ क्या कि मुस्लिम लीग ने कहा कि चलो ठीक है आओ। तब तक थोड़ा सा कांग्रेस का माहौल बदल गया था और अब तिलक एक तरीके से प्रमुख नेता बन गए थे और गर्मपंथी तब तक आ चुके। जब उन्होंने ये समझौता किया तब तक फिरोज शाह मेहता, ठीक है, की बजाय तिलक के हाथ में कांग्रेस की कमान आ गई। और फिर दोनों पार्टियों ने कहा कि विधान परिषदों में हमको बहुमत दिया जाए और न्यायपालिका, नागरिक सेवाओं में हमारी भागीदारी भारतीयों की बढ़ाई जाए। ठीक है, इतनी बात हो गई। इसको स्लाइड को नोट करो, एक बॉक्स में एक पॉइंट नोट करवाऊं और फिर ले लो तुम्हारे सवाल। भाई 53-54 हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको नोट कर लो 30 सेकंड्स में। मैं तो इसको खत्म करूं तो कल से गांधी आ जाएंगे कहानी में। नोट कर लो बेटा, 30 सेकंड्स, 1 मिनट। ठीक है, अब जरा एक बॉक्स बनाओ, इसी पे बगल में बॉक्स बनाओ और लिखो पहला पॉइंट, लखनऊ समझौते ने कांग्रेस की स्थिति को कमजोर किया। ठीक है, नासिर अंसारी, अभी करता हूं बेटा। कमजोर किया, अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग बनाई थी, मात्र 10 साल में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से समझौता कर अंग्रेजों की चाल को सफल कर दिया, अंग्रेजों को अब यह कहने में, अंग्रेजों और मुस्लिम लीग को यह कहने में अब आसानी हो गई कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग करती है। ये सब समझदारियां काम आ जाएंगी। ठीक है ना, मुस्लिम लीग अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का परिणाम है ज्ञानेश। फिर अंग्रेजों ने उसके बाद पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया कि मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचक मंडलों के माध्यम से देश को तोड़ दे। अब भाई आ जाओ, मैं देख रहा हूं कि बड़ी बेसब्री से सब सवाल चल रहे हैं। अंग्रेज यही करने आए थे बेटा, अंग्रेजों ने बांटा हसन तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अगर भारतीय ही इस बात को ना समझ पाए, सीआरटी का इस मतलब किस क्लास की पढ़े। देखो बेटा, मैं 2 क्लासिफिकेशन करता हूं, ठीक है, इतिहास, कहानी। ये पता है कि मध्यकाल जो है आधुनिक काल के पहले आता है, ये पता समझ के साथ मैं कहता हूं कि लेकिन 0 से शुरू करना है। तो दूसरा सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, बोर्ड अभी नहीं देखूंगा, वरना कंफ्यूजन होता जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरा कंफ्यूजन आता है, सर ओल्ड एनसीईआरटी की मैं बात करता हूं या किसी दूसरे सब्जेक्ट से बीए कर रहा हूं। कोमल बच्चे, एक बार जाकर के बैकअप में, है ना, पूरी क्लास को एकदम फिर से धैर्य से देख डालो। भी पढ़ रहे हो, सिलेबस थोड़ा लिमिटेड है, सोशियोलॉजी इसीलिए सर, तो फिर आपको जो है कि जो टॉप करी वो हिस्ट्री ऑप्शन मत करो। मैं तुम कभी ट्यूबवेल देखा? ट्यूबवेल लिखना है, सुन, जल्दी का काम शैतान का, किसी नहीं, मैं सर इसी में सॉरी। साइंटिफिकली अगर आप अपने दिमाग को, माइंड